हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर फर्स्ट आइज एकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारी मेन स्ट्रैटेजी सीरीज में, जहां पे हम एक एक चीज को डिकोड कर रहे हैं। जैसे कि इससे पहले हमने ऐसे को डिकोड किया, फिर हमने पूरे GS1 को 3 वीडियो में डिकोड किया। अब हम GS2 को 3 वीडियो में डिकोड करेंगे और ये उसका पहला वीडियो है। आज की वीडियो में हम GS2 का बेसिक समझेंगे, दैट इज GS2 का सिलेबस क्या है, ठीक है। फिर वो सिलेबस के बेसिस पे PYQ मैपिंग क्या होती है। ऐसा कहा जाता है कि GS2 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का सा सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर पॉलिटी आ जाता है, गवर्नेंस आता है, सोशल जस्टिस आ जाता है, इंटरनेशनल रिलेशंस आ जाती है। अब कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है, बट अगर आप जरा सा ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर सब में एक चीज की कनेक्टिविटी है, और वो चीज ये एग्जामिनेशन को प्रेडिक्टेबल बनाता है, और ये हमें पता चलता है PYQ को रिफर करके। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमें पैटर्न्स को डिकोड कैसे करना है, हमें प्रायोरिटीज को कैसे डिस्कवर करना है, और हमें पेपर में ये चीज को डोमिनेट कैसे करना है। तो DDD पे हम आज फोकस करेंगे, ठीक है। सो उससे पहले समझते हैं दैट व्हाट मेक्स GS2 अनप्रेडिक्टेबल, कि ये अनप्रेडिक्टेबल क्यों होता है। क्योंकि इसमें अगर आप पहली चीज देखें तो ये GS1 और GS3 के साथ थोड़ा सा ओवरलैप होता है। ओवरलैप इन द सेंस कि इसके अंदर वुमेन आ जाता है, ठीक है, जो GS1 का भी पार्ट है। इसके अंदर पॉवर्टी आ जाती है, जो GS3 का भी पार्ट है। इसके अंदर सिविल सोसाइटी आ जाती है, इनफैक्ट गवर्नेंस भी आता है। तो ये एक ओवरलैपिंग मैकेनिज्म हो गया। फिर जो दूसरी चीज है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल थियरी आती है, उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन कैसे होता है, वो चीज पे फोकस करना है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल थियरी मतलब कैसा है कि जैसे अगर मैं देखता हूं कि सवाल किस पे आते हैं, सवाल आ रहे हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे सवाल आ रहा है, दैट व्हाट इज अवर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, इस पे सवाल बन रहे हैं। फिर दूसरा अगर हम देखते हैं तो सवाल आता है क्वासी जुडिशियल बॉडी पे। फिर अगर एक और एग्जांपल देखते हैं तो सवाल आता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे। अब ये सारे जो टॉपिक है, लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और क्वासी जुडिशियल बॉडी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, नाउ ये सारे टॉपिक क्या है, दीज आर ऑल द एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक, कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक हो जाता है, ठीक है, कि ये दे साउंड वेरी एब्स्ट्रैक्ट। तो इसके वजह से हमें पता चलता है कि ये चीज हमें अनप्रेडिक्टेबल बनाती है। ओके, तो दिस इज द सेकंड रीजन। फिर थर्ड रीजन आता है कि हमें यहाँ पे करंट अफेयर से लिंकेज करना पड़ता है। करंट अफेयर से लिंकेज यानी कि हमें जो कई सारे एक्ट्स होते हैं, सरकारी एक्ट जो गवर्नेंस का पार्ट हो जाते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो जाते हैं, वो आता है। जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कई सारे जजमेंट्स जो है वो आए दिन आते रहते हैं, तो हमें लगता है कि ये चीज कहीं से भी आ रही है। सवाल में कोई भी जजमेंट पूछ ले रहे हैं, सवाल में कोई भी तरीके का एक्ट पूछ ले रहे हैं, बट ये चीजें देख के हमें तो लगता तो यही है कि ये अनप्रेडिक्टेबल है। बट जैसे ही हम PYQ देखते हैं तो हमें एक सीक्रेट पता चलता है। नाउ व्हाट इज दैट सीक्रेट, कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है, क्वेश्चंस हमें अनप्रेडिक्टेबल लग रहे हैं, बट जैसे ही हम इस पे फोकस करते हैं तो हमें उसमें से थीम्स पता चलती है। और फिर जब हम 10 साल का देखते हैं तो हमें ये थीम पता चलता है कि ये रिपीट हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में जैसे हमने देखा कि ये जो PYQ मैपिंग हम कर रहे हैं, दिस PYQ मैपिंग इज बिटवीन 2013 टू 2024। हमने हर एक क्वेश्चन को एक एनालाइज किया है, हर एक क्वेश्चन, हर एक सब्जेक्ट का हर क्वेश्चन, उसके हर थीम को हमने समझा है, और फिर हमने ये पूरा प्रेजेंटेशन आपके सामने प्रेजेंट किया है, ठीक है। सो यही चीज को हम डिकोड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑफिशियल सिलेबस, की सिलेबस क्या है हमारा। तो सबसे पहले आ जाता है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अब पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में सवाल आ रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू फेडरलिज्म, पार्लियामेंट पे सवाल आता है, जुडिशरी, अमेंडमेंट्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। ओके, तो हमें पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे थीम्स पढ़ने की जरूरत है। फिर अगर हम देखते हैं कि गवर्नेंस का हमने देखा 2013 से 24 तक में, तो उसमें गवर्नेंस की बात आ जाती है तो सिविल सर्विसेज पे सवाल आ रहा है, ट्रांसपेरेंसी पे सवाल आ रहा है, RTI पे सवाल आ रहा है, इंस्टीट्यूशंस पे सवाल आ रहा है, सिटीजन चार्टर पे सवाल आ रहा है। तो ये सबसे हमें पता चलता है कि ये किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। फिर सोशल जस्टिस पे हमें देखा तो सोशल जस्टिस पे वेलफेयर स्कीम्स आ जा रही है, और वो स्कीम्स किसके लिए हो रही है, फॉर डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट। तो उसके अंदर एजुकेशन आ जाएगा, हेल्थ आ जाएगा, डेवलपमेंट आ जाएगा, और वल्नरेबल कम्युनिटीज आ जाएगी। फिर अगर राइट्स इश्यूज देखते तो उसके अंदर वापस वल्नरेबल सेक्शंस आ जाएंगे, वुमेन, चिल्ड्रन, एल्डरली, ओल्ड एज, जेंडर, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स,
और डिसेबिलिटी। और जब आईआर का देखते हैं तो आईआर में बायलैटरल टाइज पे आ रहा है, रीजनल ग्रुपिंग, डायस्पोरा, सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये चीज से हम क्या बता सकते हैं कि हम ये चीज देख सकते हैं कि जो सवाल आ रहे हैं GS2 में, वो सवाल का एक पैटर्न हमें समझ आ रहा है कि यूपीएससी स्टैटिक कॉन्सेप्चुअल पूछ रहा है, कि जो स्टैटिक कॉन्सेप्ट है उस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को यूपीएससी अलग तरीके से पूछ रहा है, मतलब वो स्टैटिक तो उठा ही रहा है, स्टैटिक पोर्शन तो उठा ही रहा है, बट उसको ये पूछ रहा है कि ये जो स्टैटिक पोर्शन है, लेट्स से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है, तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हम कह सकते हैं हाउ इट इज इवॉल्विंग, कि ये इवॉल्व कैसे हो रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये आ जाता है कि इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन का वर्किंग पूछ ले रहा है। ठीक है, थर्ड चीज अगर हम समझते हैं तो ये देखता है कि इन केस इलेक्शन कमीशन अगर फेल होता है तो क्या प्रोविजंस है हमारे पास। सो दैट मींस कि यूपीएससी क्या कर रहा है, वो आपसे स्टैटिक कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, और स्टैटिक कॉन्सेप्ट में सिर्फ ये नहीं पूछ रहा व्हाट इज जुडिशरी, वो ये पूछ रहा है हाउ जुडिशरी इज इवॉल्विंग। ठीक है, वो ये पूछ रहा है हाउ जुडिशरी इज वर्किंग, वो ये पूछ रहा है व्हाट इफ जुडिशरी फेल टुडे। तो आपको जब भी पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो, लेट्स से आपने पार्लियामेंट पढ़ा, तो आपको ये 3 सवाल से ही पढ़ना पड़ेगा कि ये इवॉल्व कैसे हो रहा है, इसका वर्किंग क्या है, और अगर ये फेल हो गया तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये सब पे सवाल आ रहा है। ठीक है, सो आई होप आप लोग को थोड़ा सा क्लैरिटी मिला होगा। अब हम 1 बाय 1 ये सारे सब्जेक्ट्स को क्रैक करते हैं। जैसे सबसे पहला आ जाता है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम देखेंगे पहले रिकरिंग थीम्स देखेंगे और फिर उसका एक एग्जांपल देखेंगे कि पीवाईक्यू में क्या टाइप के सवाल इस पे पूछ चुका है। ठीक है, ताकि हम तुरंत ही उसको टैली कर पाए। तो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिकरिंग थीम आ रही है, सबसे पहले है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच में एक रिलेशन मेंटेन होता है। सो दैट इज द फेडरल स्ट्रक्चर। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का क्वासी फेडरल अगर हम कह सकते हैं कि हम सेंटर की तरफ ज्यादा हमारा इंक्लाइनेशन है हमारे संविधान में, और स्टेट को थोड़ा सा सबऑर्डिनेट कंसिडर किया गया, एकदम इक्वल नहीं रखा है। ठीक है, तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356, सीबीआई जुरिस्डिक्शन जो काफी ज्यादा अभी न्यूज में आया था, इफ यू कैन रिकॉल, वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा इश्यू क्रिएट किया था ममता बनर्जी ने। देन सेंट्रलाइजेशन वर्सेस ऑटोनॉमी, इस पे भी बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, क्या हम ज्यादा सेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं या हम डिसेंट्रलाइज्ड हो रहे हैं। हालांकि जो भी हमारे एक्ट्स आ रहे हैं वो यही बता रहा है कि इंडिया सेंट्रलाइजेशन की तरफ ज्यादा जा रहा है, बट हमारे संविधान में बोला कि हमें थोड़ा सा ऑटोनॉमी देना पड़ेगा। तो ये इज अ कंटेंशियस इश्यूज। फिर जुडिशरी में अगर सवाल देखे तो पीआईएल पे सवाल आ रहा है, एनजेएसी पे सवाल आ रहा है, जुडिशियल रिव्यू पे आ रहा है, वुमेन इन जुडिशरी पे सवाल आ रहा है, और जुडिशियल इंडिपेंडेंस पे भी सवाल उठ रहा है। तो ये सारे सवाल जो है वो यूपीएससी आए दिन पूछ रहा है, हर साल ये टाइप के सवाल पूछ रहा है। फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी बिहार में भी एसआईआर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, स्पेशल इंटेंसिव आर का क्या था, आई फॉरगॉट। देन साइमल्टेनियस इलेक्शंस, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। ओके, फिर फोर्थ आ जा रहा है इसके अंदर पार्लियामेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर आ जाएंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। पार्लियामेंट में कौन कौन से प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर और आर्टिकल 360 दैट इज द अमेंडमेंट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये थीम्स पे सवाल पूछे गए हैं इन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके बेसिस पे हम सवाल देखते हैं। तो सवाल क्या पूछा गया, जैसे 2020 में सवाल पूछा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिबिट्स सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज। क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में खुद बताया गया है कि हम सेंट्रलाइज ज्यादा है। ठीक है, सो दैट मीन्स कि यहां से आपसे ये नहीं पूछा जा रहा व्हाट इज फेडरलिज्म या व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन और व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन, आपसे पूछा जा रहा हाउ इट इज इवॉल्विंग, हाउ इट इज वर्किंग एंड व्हाट इफ इट फेल्स टुडे। ठीक है, तो ये चीज पूछी जा रही है। फिर 2023 में देखते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज एसेंशियल टू इंश्योर रूल ऑफ लॉ। अब ये भी देखा हमने, ये सेम थीम आ गई है कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी क्यों जरूरी है रूल ऑफ लॉ बनाने के लिए। फिर 2024 में सवाल आया, डू यू थिंक दैट द फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटीज इंश्योर एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी टू द लेजिस्लेचर, की एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी लेजिस्लेचर की तरफ होना, क्या ये पार्लियामेंट्री कमेटी का रोल होता है। जैसे पार्लियामेंट्री कमेटी का एक एग्जांपल बता देते हैं कि जैसे ही बजट प्रेजेंट करता है लेजिस्लेचर में, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ने जैसे ही बजट प्रेजेंट किया मिनिस्टर ने, तो वो लेजिस्लेचर में क्या होता है कि कई सारी डिपार्टमेंटल कमिटीज बनती है।
अब वो डिपार्टमेंटल कमिटीज क्या करती है कि वो ये बजट को बहुत ही डीप वे में समझती है, हर एक सैंक्शन को डीप वे में समझती है, उसके अकॉर्डिंगली वो रिकमेंडेशन देती है और वो फिर बताती है कि एग्जीक्यूटिव शायद यहाँ से और अच्छे से इंप्रूव हो सकता है। सो दैट मीन्स कि उसको बोला गया है कि ये अकाउंटेबिलिटी करता है लेजिस्लेचर से। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल इवॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, अब जो सेकंड थीम हम देखते हैं, सेकंड थीम इज विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नेंस। नाउ गवर्नेंस इज अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट जहां पे काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है अभी। क्यों? क्योंकि गवर्नेंस को जब भी आप गवर्नेंस पढ़ो ना तो मेक श्योर कि गवर्नेंस को 4 चीजों से कनेक्ट किया जाता है आज के टाइम में। सो मैं ये बता रहा हूं हाउ इट इज इवॉल्विंग। तो 4 चीजों से कनेक्ट किया जाता है। तो हम कहते हैं कि सबसे पहले गवर्नेंस को टेक्नोलॉजी से कनेक्ट किया जाता है कि एट प्रेजेंट हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी में ई गवर्नेंस का सिनेरियो जो आया है वो। फिर जो सवाल आ रहा है वो है गवर्नेंस की ट्रांसपेरेंसी पे, क्या गवर्नेंस ट्रांसपेरेंट है हमसे। फिर जो सवाल आ जा रहा है दैट इज गवर्नेंस के क्या टाइप के इंस्टीट्यूशंस है जो हमें गवर्नेंस और ज्यादा इंप्रूव करवा सकते हैं या उनकी फंक्शनिंग और अच्छे से कर सकते हैं। फोर्थ चीज जो आ जा रही है वो है कि गवर्नेंस पे पब्लिक ट्रस्ट क्या है। तो जो सवाल आ रहे हैं ना वो ये 4 डायमेंशंस पे घूम फिर के आ रहा है कि जैसे ही गवर्नेंस आ रहा है आपको गवर्नेंस पे या तो टेक्नोलॉजी आएगा, ट्रांसपेरेंसी आएगा, इंस्टीट्यूशंस आएगा या पब्लिक ट्रस्ट आएगा। ये 4 में से किसी एक पे आता है। ठीक है, जैसे अगर हम यहां देखते हैं तो यहां पे गवर्नेंस में जो सबसे पहले इंक्लूड किया गया है दैट इज सिविल सर्विसेज, यानी कि जो आप लोग बनोगे, राइट, आप जब आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, आईआरएस बनोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास जब पावर आ रहा है तो वो पावर का अकाउंटेबिलिटी के साथ बैलेंस बहुत होना चाहिए। तो उस समय आपका एथिक्स काम आएगा, उस समय आपकी न्यूट्रलिटी काम आएगी और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो होगा वो हमारे वर्क को काफी ज्यादा ऊपर नीचे कर सकता है। ओके, फिर अगर हम ट्रांसपेरेंसी और आरटीआई देखते हैं तो आरटीआई के अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, सिटीजन चार्टर हो रहा है, सोशल ऑडिट्स हो रही है, इस पे सवाल आ रहा है। फिर ई गवर्नेंस यूपीएससी का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, इट इज द मोस्ट फेवरेट टॉपिक, ये तो पढ़ना ही पढ़ना। ठीक है, उसके अंदर डिजिटल गवर्नेंस, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, इस पे सवाल आ रहा है। फिर इंस्टीट्यूशंस क्या क्या है गवर्नेंस की, सीबीआई, सीएजी, एनएचआरसी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और अदर रेगुलेटरी बॉडीज, राइट, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एनएचआरसी। तो इससे हमें समझ आ रहा है कि ये रिकरिंग थीम्स है और इसके बेसिस पे अगर हम सवाल देखते हैं, गवर्नेंस में सवाल पूछा गया है, जैसे 2020 में सवाल पूछा गया है दैट इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी, दैट मींस ये इंस्टीट्यूशन क्वालिटी इन द सेंस these are the institutions. Okay, so जो institution quality है is the crucial driver for economic performance. तो क्या CBI is the crucial, क्या NHRC is the crucial, क्या National Commission for Women is the crucial कि जिससे हमारा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बढ़ेगा? That is right. Okay, फिर 2022 में सवाल आया है डिस्कस द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, कि इलेक्शन कमीशन और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का हमें एक रोल बताना है कि उनका एक्चुअली रोल क्या है। वेरी सिंपल। देन 2023 में आया ई गवर्नेंस इज नॉट ओनली अबाउट टेक्नोलॉजी बट ट्रांसफॉर्मेशन। क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी है ई गवर्नेंस या फिर ये एक ट्रांसफॉर्मेशन भी आ रहा है? तो ट्रांसफॉर्मेशन किस में आ रहा है? तो ये सारी चीजें यहां पे पूछी जा रही है, राइट। सी ये अभी हमें थोड़ा सा वो लग रहा है, थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, बट जितना ज्यादा आप ये रिकरिंग थीम्स को बार बार पढ़ोगे उतना कंफर्टेबल पोजीशन पे आप आते जाओगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दी सोशल जस्टिस एंड राइट्स इश्यूज। अब सोशल जस्टिस इज नॉट जस्ट अबाउट वेलफेयर स्कीम, सोशल जस्टिस में और कई सारी चीजें आ जाती है। जैसे 3 चीजें आती है सोशल जस्टिस में। सबसे पहला है कि सोशल जस्टिस का मतलब आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन, सोशल जस्टिस का मतलब आ जाता है एक्सेसिबिलिटी, और सोशल जस्टिस का मतलब आ जाता है डिग्निटी। तो जो सोसाइटी है, GS1 में सोसाइटी है, GS2 में सोशल जस्टिस है। सोसाइटी हमें बता रहा है कि हमारे सोसाइटी में क्या है, किस टाइप का रिलीजन है, किस टाइप की कास्ट है, क्या टाइप के ग्रुप्स है। और सोशल जस्टिस ये इंश्योर करता है कि जो भी हमारे पास रिलीजन है, जो भी हमारे पास कास्ट है, उन सब के बीच में हर एक रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, हर एक सर्विसेज की एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, हर एक रिलीजन और हर एक कास्ट की डिग्निटी होनी चाहिए। सो दैट मीन्स कि सोसाइटी जो GS1 में है वो एक बेस बना रहा है हमारा, ताकि हम सोशल जस्टिस जो GS2 है वो पढ़ पाए
कि हम ये बता पाए कि सबके पास डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सबके पास एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए और हर एक इंडिविजुअल की एक डिग्निटी होनी चाहिए। तो इसी पे ही सवाल आ रहा है, ठीक है। अब जैसे अगर हम थीम देख लेते हैं, इस पे क्या आ रहा है, तो वुमेन एंड जेंडर जस्टिस पे आ रहा है, लाइक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, पेट्रियार्कल माइंडसेट है, राइट, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है। चिल्ड्रन में देखा जाए तो राइट टू एजुकेशन, चाइल्ड न्यूट्रिशन, ड्रॉप आउट रेट्स, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। वल्नरेबल सेक्शंस का देखें तो डिसेबिलिटी एक्ट, ट्राइबल इंक्लूजन, एज केयर, और वेलफेयर स्कीम्स में देखें तो हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, लिंकेजेस एक्सेट्रा। तो ये है डायमेंशंस जो पूछ चुका है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं पीवाईक्यू के। तो जैसे 2021 में सवाल आया, कैन सेल्फ हेल्प ग्रुप ब्रेक द साइकिल ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी? क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप से हम इनइक्वालिटी को हटा सकते हैं? देन 2023 में सवाल आया, डू वेलफेयर स्कीम्स एम्पावर वल्नरेबल सेक्शन? कि वेलफेयर स्कीम से क्या जो वल्नरेबल सेक्शन है लाइक चाइल्ड, वुमेन और ओल्ड एज, क्या ये लोग एम्पावर हो सकते हैं? देन 2024 में सवाल आया, इवैल्यूएट द आईसीडीएस स्ट्रैटेजी टू एड्रेस पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन। ओके, सो कुल मिला के जो पॉइंट मैंने कहा ना सोशल जस्टिस में कि डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सेसिबिलिटी और डिग्निटी, ये तीन पे सवाल बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं। ओके, द नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल रिलेशन। द इंटरनेशनल रिलेशन में हमें ये पता है कि इंटरनेशनल रिलेशन में हम डिप्लोमेसी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, दैट इफ वी रेड अबाउट द डिप्लोमेसी, तो डिप्लोमेसी को हम हमेशा एज अ फॉरेन पॉलिसी नहीं कंसिडर करना है। वी शुड नॉट कंसिडर डिप्लोमेसी ऑलवेज अ फॉरेन पॉलिसी। हमें डिप्लोमेसी को थोड़ा सा अलग डायमेंशन पे लेके जाना है। फॉर एग्जाम्पल, यू विल थिंक फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू कि डिप्लोमेसी से आप इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या आ रहा है, आपका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या आ रहा है, एंड इसके अलावा आपका ह्यूमन कैपिटल क्या बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कह रहे हैं कि इंडिया यूपीआई फ्रांस में लेके आया है, इंडिया यूपीआई कई सारी ग्लोबल साउथ में लेके आया है, तो जो फ्रांस में यूपीआई लेके आया वो हमारा सॉफ्ट डिप्लोमेसी है। अब वो सॉफ्ट डिप्लोमेसी सिर्फ हमारा फॉरेन पॉलिसी है, या फ्रांस में जो यूपीआई आया जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी, उससे हमें इकोनॉमिक गेन मिलेगा, क्या हमें स्ट्रेटेजिक गेन मिलेगा, क्या हमें ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा? तो ये चीजें पूछी जा रही है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे अगर हम थीम्स देखते हैं कि क्या पूछ रहे हैं, तो पहली थीम है दैट बायलैटरल रिलेशन इंडिया श्रीलंका, इंडिया अफ्रीका, इंडिया यूएस, ये तीन पे बहुत ज्यादा एम्फसाइज रहा है, ठीक है। रशिया यूक्रेन ये सब नहीं पूछेगा। हमें इंटरनेशनल रिलेशन में एक चीज ध्यान रखो कि इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी डेवलपमेंट हो रहा है, छोटा से छोटा डेवलपमेंट हो रहा है, बड़ा से बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें हमें ये नहीं देखना है कि रशिया ने यूक्रेन पे कितने बम फोड़े। हमें यह देखना है कि जब रशिया यूक्रेन पे बॉम्ब फोड़ रहा है तो उसमें इंडिया क्या कह रहा है, हमें इंडिया का स्टांस समझना है। कोई भी ग्लोबल डेवलपमेंट हो उसमें आपको इंडिया का स्टांस समझना है, वही आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, बाकी कहानी सब फालतू है, ठीक है। फिर स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग्स की क्वाड के बारे में सवाल आ रहा है, एससीओ के बारे में आ रहा है, I2U2, ओकस, इनको कंपेयर भी किया जाता है कि क्वाड से सार्क पे क्या डिपेंड आएगा, क्या ओकस से पैसिफिक ओशन में शांति हो पाएगी, इस तरीके से। देन ग्लोबल इंस्टीट्यूशन से यूएनएससी, WTO, WHO, राइट, IMO, ये सब पे सवाल आ रहा है। देन डायस्पोरा एंड ट्रेड, स्ट्रेटेजिक लिवरेज वाया इंडियन डायस्पोरा, कि हमसे डायस्पोरा जो हमारे इतने सारे जगह पे फैले हुए हैं इंडिया के, उससे हमारे स्ट्रेटेजिक लिवरेज क्या आ रहा है, लाइक हमारा कल्चर एक्सपांड हो रहा है। हम अब जैसे कनाडा में देखते हैं तो कनाडा में एक पंजाब ही बन गया है, कनाडा में कई सारी जगह पे पराठे पड़े हैं, लस्सियाँ घूम रही है, सरदार दिख रहे हैं, तो वो क्या हुआ, वो कल्चरली हम पूरे इंटीग्रेट हो गए। तो कनाडा का खुद का जो कल्चर था उसके अंदर इंडियन कई सारे आ गए। अब इसके बेस पे PYQ देखते हैं तो हम कह सकते हैं दैट 2022 में सवाल आया, इज बिम्स्टेक अ पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन लाइक सार्क? क्या बिम्स्टेक और सार्क दोनों पैरेलल चल रहे हैं? फिर 2023 में सवाल आया कि इंडियन डायस्पोरा इन द वेस्ट हेल्प गेन इन्फ्लुएंस, कैसे, कि जो इंडियन डायस्पोरा वेस्ट में है उससे हमारा इन्फ्लुएंस कैसे इंक्रीज हो रहा है। फिर 2024 में सवाल आया कि स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ मालदीव्स फॉर इंडिया, कि मालदीव्स का इंडिया के स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है। तो इस तरीके से सवाल घूम रहे हैं, ओके, ठीक है।
सो आई होप आप लोग को काफी ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी। जो लास्ट चीज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहता हूं दैट हाउ टू यूज दिस मैपिंग, कि हमें ये मैपिंग को यूज कैसे करना है टू प्रिपेयर स्मार्टर। ओके, तो सबसे पहले है कि हमें GS2 में थीम के बेसिस पे सोचना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जुडिशरी को एक थीम बनाओ और वो थीम पे देखो क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं और वही डेवलपमेंट को पढ़ते जाओ। बट पहले जो डेवलपमेंट यूपीएससी पूछ चुका है वो डेवलपमेंट निकाल लो एंड फिर बाकी के डेवलपमेंट पढ़ो। हालांकि ये PDF में तो हर चीज़ है, ये वीडियो में आपको हर चीज़ मिली जाएगी, ठीक है। फिर है कि आपको लिंकेजेस बिल्ड करना है। जो करंट अफेयर्स का सब्जेक्ट है उसमें सारे ही आपको लिंकेजेस बिल्ड करने की ज़रूरत है, क्योंकि यूपीएससी यही कर रहा है, स्टैटिक को करंट अफेयर से लिंक कर रहा है, ठीक है। फिर जो केस लॉज है उनको लिंक करो, गवर्नमेंट स्कीम्स को सिलेबस से लिंक करो और थीम्स को प्रायोरिटाइज करो जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है। फॉर एग्जांपल सेल्फ हेल्प ग्रुप सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, जुडिशरी रिपीट हुआ है, सेंटर स्टेट रिलेशन रिपीट हुआ है, ई गवर्नेंस रिपीट हुआ है। एंड ये PYQ मैप आप यूज करो जो हमने डिस्कस किया है, ताकि आप अपनी अनसर्टेनिटी कम कर पाओ और फोकस को और ज्यादा इंक्रीज कर पाओ, जो आपकी पढ़ाई में हेल्प करेगा एंड एट द एंड आपको एग्जाम क्लियर करवाएगा, ठीक है। सो आई होप आप सभी लोगों को काफी क्लैरिटी मिली होगी from this video. So this is it from today's video. In the coming video we'll be covering more such kind of topics. Till then, stay safe and study well. Thank you.